नमस्कार दोस्तों, आज का इतिहास है कि आज है 5 अप्रैल और आज ही के दिन बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत में दलितों के दो नेता हुए जिन्होंने बचपन में अपमान, गुलामी काल में जब गुलामी का समय था, संघर्ष और भारत की स्वतंत्रता के बाद बहुत कुछ देश और समाज के लिए किया। वे हैं बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम। जी हाँ, दोनों ने देश हित के साथ दलित समाज के अनेक कार्य किए। एक ने भारत का संविधान बनाया तो दूसरे ने उसे कार्यान्वित कराने में भरपूर सहयोग दिया। एक ने मार्क्स की भूमिका निभाई तो दूसरे ने लेनिन की भूमिका निभाई। दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे। दोनों ने अपने अपने ढंग से देश और समाज की सेवा की। भारत के इतिहास में दोनों चमकते सितारे हैं। सितारे की तरह सदैव जाज्वल्यमान रहेंगे, यानी हमेशा अमर रहेंगे। यहाँ बाबू जगजीवन राम जी के बारे में विचार किया जाएगा। आज उनका जन्मदिवस है। बाबू जगजीवन राम बिहार के वर्तमान भोजपुर जिले के चंदवा गांव में 5 अप्रैल 1908 को शोभीराम और श्रीमती बसंती देवी के गर्भ से पैदा हुए। 1914 में जब यह प्रारंभिक स्कूल में भर्ती हुए, शोभीराम उनका पिताजी का देहांत हो गया। इनकी मां बसंती देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जगजीवन बाबू को शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं बरती। छुआछूत और जाति भेद का दंश झेलते हुए बाबू जगजीवन राम ने 1926 में प्रथम श्रेणी में 10वीं पास कर ली। 1931 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में बीएससी पास की। कलकत्ता में अछूतों को संगठित करने का कार्य भी करते रहे। 1932 में बाबू ने आरा नगर पालिका के सदस्य हुए। इसके बाद कांग्रेस में इनकी गतिविधियां बढ़ती गई। 1937 में यह बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य बने और सरकार में संसदीय सचिव हो गई। 1939 शेष देश के सभी प्रांतों में अलग राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध इस्तीफा दिया तो बाबू जगजीवन राम ने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में जेल गए। 1942 में 42 की क्रांति के समय यह जेल में बंद रहे। 1940 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंत्री। 1942 में मेरठ में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का सभापति बने। 1916 में केंद्र की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री बने। वे अनेक विभागों के केंद्र में मंत्री रहे। उनका सौभाग्य था कि जिस विभाग में जाते थे वही विभाग चमक उठता था। बड़ी ईमानदारी से काम करते थे। संचार मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, खाद्य कृषि सामुदायिक विकास मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री, सुरक्षा मंत्री बाबू जीवन राम रहे। सभी विभागों का सफलतापूर्वक संचालन किया, किसी में भी कोई कमी नहीं रही। 1969 से 71 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1971 में प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में पाकिस्तान से युद्ध करते हुए लगभग पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार करवाया और बांग्लादेश बना। 1977 में यह कांग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी में चले गए। इनको प्रधानमंत्री बनने के नाम पर जनता पार्टी चुनाव में जीती, किंतु इन्हें प्रधानमंत्री न बनाकर उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बाबूजी जनता पार्टी से नाराज होकर 1984 में कांग्रेस के सांसद बने और 8 बार लगातार सांसद रहने का रिकॉर्ड बनाया। 6 जुलाई 1988 को बाबूजी भी इस संसार को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हमारे बीच बाबू जगजीवन राम 6 अगस्त को नहीं रहे। बाबूजी महात्मा गांधी के अनुयायी भले थे, पर छुआछूत पर उनसे अलग विचार रखते थे, जैसे बाबा साहब के थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और छुआछूत दूर करना चाहते थे। बाबूजी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था जाति पाति की जननी है। जब तक धर्म वर्ण व्यवस्था रहेंगी, छुआछूत बनी रहेगी। इस छुआछूत के निराकरण के लिए जाति पाति का विनाश आवश्यक है। बाबूजी ने अपनी सभाओं में सर्वत्र जाति वर्ण असमानता का विरोध किया। आरक्षण का जहां समर्थन किया, वहीं संचार मंत्री की हैसियत से प्रमोशन में भी आरक्षण लागू करवाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें समर्थन भी मिला। आरक्षण का विरोध करने वालों ने उनसे कहा, आरक्षण विरोध करने वालों से उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण आरक्षण का विरोध कर रहा है। आरक्षण का रास्ता उन्होंने ही दिखाया है। मंदिर में पुजारी कौन होगा? ब्राह्मण के सुरक्षित रिजर्वेशन को तोड़ो, हम भी तोड़ते हैं, फैसला कर दो। मंदिर का पुजारी वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए एग्जामिनेशन को पास करेगा, जैसे कि आजकल तमिलनाडु में हो रहा है। सत्यनारायण की कथा कहने वाला ब्राह्मण ही क्यों? अगर किसी वाल्मीकि ने शास्त्री की परीक्षा पास कर ली तो वह सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं कह सकता? उस रिजर्वेशन को तोड़ो ना। जगजीवन राम ने विभिन्न अवसरों पर अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति थी, आज़ादी थी विचारों की, उनसे कुछ सारांश इस प्रकार है कि बाबू जगजीवन राम ने कहा कि जाति पशुओं की हुआ करती है, मनुष्यों की नहीं। जाति प्रथा और जनतंत्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जाति प्रथा और जनतंत्र कैसे साथ रह सकते हैं? हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। धर्म परिवर्तन से जाति परिवर्तन नहीं होता। जाति पाति मिटने तक आरक्षण जारी रहेगा, ऐसा भी बाबू जगजीवन राम कहते हैं। देश में
अभी राजनीतिक स्वतंत्रता आई है, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता अभी कोसों दूर है। वही हाल आज भी है जो पहले था। क्या हालात है अभी भी? क्या सुधर पाया है समाज? समाज की सोच, छुआछूत भारतीय समाज का कोड है, बीमारी है। जातिवाद के रहते समाजवाद नहीं आ सकता। कैसे आएगा? एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत से अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे उनको, तो कैसे समाज बदलेगा? परिश्रम करने वालों को अगर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो सारा देश एक कर्मण्य हो जाएगा। कौन काम करेगा? धर्म के भरोसे सब पेट पालने लगेंगे। राजनीति में मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं। बिल्कुल फैक्ट है। वर्णवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे के भाई हैं। समता के बिना एकता नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कहा। और जो पहल चलाना पाप समझता है, जो हल समझना पाप समझता है, हल चलाना पाप समझता है, मेहनत करना पाप समझता है, उसका जमीन रखना भी पाप है। उसे जमीन छीन लेनी चाहिए। क्या काम है उनका जमीन रखने का? समान शिक्षा पद्धति होने तक इन प्रतियोगियों का कोई महत्व नहीं। जो आज भी ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन होता ही नहीं। दलितों को दया नहीं, सम्मान चाहिए। उनको आरक्षण मत दीजिए ना, बराबर का हक दे दीजिए। वाराणसी में राजघाट पर संत रविदास का विशाल मंदिर बनवाकर बाबूजी ने एक स्मारक देश को दे दिया। बाबू जगजीवन राम हिंदी के बुद्धिजीवियों, लेखकों को देखते हुए 1984 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की प्रेरणा दी। उसके द्वारा हजारों की संख्या में दलित लेखक, कवि, पत्रकार आगे बढ़ते रहे। हिंदी साहित्य पर भी बाबूजी की अच्छी पकड़ थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रिया की अध्यक्षता करते समय उन्होंने जो सारगर्भित भाषण दिया था, उसे आज भी लोग याद करते हैं। बाबूजी संत साहित्य की भी मर्मज्ञ थे, ज्ञानी थे, यानी उनकी भी सपोर्ट में बहुत रहते थे। इनकी सेवाओं को देखते हुए देश के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों की ओर से राष्ट्रपति बीबी गिरी ने उन्हें एक अभिनंदन ग्रंथ और प्रतीक चिन्ह भेंट किया था। बाबू जगजीवन राम के भाषण बड़े विद्वतापूर्ण और तर्कसम्मत होते थे। 4 दिसंबर 1968 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता के लिए जातिवाद को खत्म करने संबंधी विचार गोष्ठी में जो भाषण दिया था, उसका कुछ भाग नीचे दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और उसके खिलाफ, उसके साथ ही साथ लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। यह दोनों एक साथ चला। आज से नहीं, शुरुआत से, जमाने से सारे हिंदू धर्म के इतिहास में अभी भी यही मिलेगा। एक साथ दोनों चीजें चलती रहीं। एक तरफ तो उनके बचाने का प्रयत्न होता रहा, दूसरी तरफ उसके तोड़ने का प्रयत्न होता रहा। जहां पर सुर असुर का संघर्ष का इतिहास आता है, तो उसमें असुर कौन थे? असुर हमारे पूर्वज थे ना। पराजित जो होता है वह बराबर असुर समझा जाता है। इसलिए जो पराजित हुए होते हैं उनको जघन्य काम का बागी बना करके बताया जाता है। आर्यों को और भारत के मूल निवासियों का संघर्ष हजारों लाखों वर्षों तक चलता रहा और लड़ते रहे। यहाँ के लोग जो आसानी से पराजित हो गए, उनको शूद्र में शामिल कर दिया गया, और जो लोग रेजिस्टेंस करते रहे, आसानी से सरेंडर नहीं किए, वह हम लोगों थे जिसको बहिष्कृत शूद्र किया गया। और तीसरे थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक सरेंडर नहीं किया, वह भागकर जंगल और पहाड़ियों पर चले गए, वह आदिवासी बन गए। लेकिन यहाँ कोई दावा करे कि किसका रक्त शुद्ध है और किसका वर्ण बचा हुआ है। अगर वर्ण बचा हुआ है तो ब्राह्मण काला नहीं होना चाहिए। यह तो इतना समिश्रण हुआ है। समिश्रण का प्रमाण देखना हो तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में खूब विस्तार से लिख दिया है। अनुलोम प्रतिलोम तो होता ही रहा है, लेकिन ये प्रकृति के नियम को कहाँ तक रोक सकते हैं? आपस में आकर्षण भी तो होता रहा। तो वह बड़े चालाक लोग थे। इसके लिए उन्होंने गंधर्व विवाह का प्रबंध कर दिया, सबके लिए इंतजाम कर दिया। लेकिन कहने के लिए वर्ण व्यवस्था आज तक बनी रही और बनी हुई है। व्यवहार में हम चाहे कितने कानून बना दें, लेकिन उनको मानने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो समाज का भला हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और आज ही के दिन बाबू जगजीवन राम का जन्मदिवस है। बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी बहुजन लोगों को जो समानता और सम्मान चाहते हैं। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। जय भीम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।